नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। मैं ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो यूपी सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या टेट का एग्जाम देने जाने वाले हैं या सी टेट का एग्जाम देंगे या यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूं। उसके कुछ प्रैक्टिस पेपर सेट्स आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर का अभ्यास हो सके। साथ साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक्स मैंने बहुत पहले अपने चैनल पर पढ़ाए थे उनका एक नए ढंग से फिर से रिवीजन कर दूं। तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया है, आपने देखा होगा। तो आइए, आज हम प्रैक्टिस पेपर सेट से स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और उसमें हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज चैनल पर वहां बगल में रेड कलर का निशान जो बना हुआ है वहां पर लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर लीजिए। घंटी के निशान को भी दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। साथ ही साथ जब आपको अगर देखते समय लगे कि वीडियो में अच्छा समझा रहा हूं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों मित्रों से शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर टेट, स्टेट के टेट्स हो या सीटेट एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, सबके लिए हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मैं टॉपिक्स लेकर के आया हूं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे संकलित किए गए हैं जो हर एक टॉपिक को टच करेंगे। पहला प्रश्न है, झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? गौर करिए, यहां पर झूठ मत बोलो, इस सेंटेंस से आप अगर इसको पढ़ करके ध्यान देंगे तो क्या आपको इसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता हुआ नजर आ रहा है? तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इसमें किसी भी तरह के संदेह या शंका या डाउट की बात भी नहीं कही जा रही है। तो ये दोनों बातें नहीं हो गई। अब क्या इसमें किसी बात की मनाही की जा रही है, किसी बात से रोका जा रहा है? तो ऐसा लग रहा है किसी भी व्यक्ति को झूठ न बोलने से, यानी झूठ बोलने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि झूठ मत बोलो, निषेध किया जा रहा है, मनाही की जा रही है। ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। यह विधिवाचक वाक्य नहीं है जहां पर हम कोई आज्ञा दें, कोई अनुमति मांगे, इस तरह का वाक्य भी नहीं है। तो यह तीनों तरह के वाक्य नहीं है, बल्कि यह निषेधवाचक वाक्य है जिसको नकारात्मक कह सकते हैं, झूठ मत बोलो। आगे देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है, ये पार्ट देखिए जहां यहां कॉमा लगा है, मजदूर मेहनत करता है, ये पूरा अर्थ दे रहा है इतना पार्ट। इसके बाद देखिए, उसके लाभ से वंचित रहता है, उसके से लेकर के रहता है तक, ये पूरी बात भी अपना पूरा अर्थ दे रही है। तो दोनों पार्ट अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ना ये हिस्सा इस पर निर्भर है, ना पहला हिस्सा इस पर निर्भर है। लेकिन ये दोनों हिस्से किंतु शब्द से जुड़े हुए हैं, और किंतु शब्द क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जो अपना पूर्ण अर्थ रख रहे हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसी कंडीशन में मित्रों, जब कोई उपवाक्य या कोई वाक्य, ठीक है, किंतु से ऐसे शब्दों से जुड़ता है जो उनको जोड़ने का काम करते हैं, इन शब्दों को हम संयोजक अव्यय कहते हैं। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, इसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में हम कंजंक्शंस कहते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, चूंकि, ठीक है, चूंकि नहीं आता है, चूंकि जो है वो मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है, लेकिन यह भी जोड़ने का ही काम करता है। किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए इत्यादि शब्द जो होते हैं, अथवा, और, तथा, एवं, ये सब जो है समुच्चय बोधक होते हैं। तो किंतु एक समुच्चय बोधक अव्यय है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है जो कि अपना पूर्ण अर्थ रख रहे हैं। तो इनको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जहां दो स्वतंत्र अर्थ रखने वाले वाक्य जुड़ते हों किसी संयोजक अव्यय से, उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उनको सरल वाक्य नहीं कहा जाएगा। सरल वाक्य में एक ही क्रिया रहेगी, कर्ता भले एक से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन यहां देखिए क्रिया ज्यादा है, मेहनत करना और वंचित रहना, दो क्रियाएं प्रयोग की जा रही हैं, तो यह सरल वाक्य नहीं हो सकता। मिश्र वाक्य इसलिए नहीं होता क्योंकि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित। तो ऐसी बात भी इसमें नहीं नजर आ रही है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक तो मिल गया हमें, तो सी विकल्प सही होगा, बाकी सारे विकल्प गलत। शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है?
यहां मैं आपको रोक करके एक बात बताना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका रीजन ये है कि मैं चाह रहा हूं कि आप सुपर टेट का एग्जाम दें तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो आप सफलता प्राप्त कर सकें, उसको सही करके आए, आपको प्रसन्नता रहेगी कि आपने डीपली पढ़ा है। तो मैं सिर्फ इन क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट उनके विकल्प बता करके जो मेरे मस्तिष्क में खत्म नहीं करना चाह रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाह रहा हूं। आगे देखिए, शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है। जोड़ों पर ध्यान दीजिए। सुख दुख ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट अर्थ बता रहे हैं, मतलब विलोम, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। सुख का उल्टा होता है दुख। लेकिन यहां देखिए, सजाया संवारा, क्या सजाया और संवारा एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहा है? तो आपको लगेगा कि नहीं। यहां देख लीजिए, घास फूस, घास फूस भी एक दूसरे का उल्टा अर्थ नहीं बता रहा है। कंकड़ पत्थर, ये दोनों शब्द भी एक दूसरे के उल्टे अर्थ नहीं बता रहे हैं। तो ये दोनों, ये जो तीनों को मैंने अभी अभी बताया आपको, बी सी और डी वाले विकल्प में, ये जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, पर ये ऐसे शब्द नहीं है जो उल्टा अर्थ बताएं या विलोम बताते हो। यहां देखिए, सुख दुख जो है ये विपरीतार्थक शब्द है दोनों, तो यहां पर यही एक ऐसा है जो बाकी तीन से डिफरेंट है। तो यहां लिखा क्या गया है, शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है, यानी बाकी सभी से भिन्न है। तो सुख दुख बाकी सभी से भिन्न है, क्योंकि बाकी सभी सिर्फ जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये वाला एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहा है। आगे देख लीजिए, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? गौर करिए रघुपति शब्द को। रघुपति, यहां देख लीजिए, रघुपति शब्द में दो पद मिले हुए हैं, पति और रघु। आप जानते हैं कि महाराजा दशरथ के पिता अज, और अज के वंशज जो थे, यानी पूर्वज, वंशज ना कहकर के पूर्वज कहिए, वो उनके पूर्वज यानी महाराज दशरथ जो सम्राट थे अयोध्या के, उनके पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रघु। ठीक है, और उनके ही वंश में आगे चल करके दशरथ के पुत्र राम पैदा हुए, जिसको हम रघुनंदन कहते हैं। अब यहां लिखा गया है कि रघुपति, यानी यहां पति से मतलब वो पति पत्नी वाला पति नहीं, यहां पति का मतलब है स्वामी। तो रघुकुल वंश के जो पति यानी स्वामी कौन है? रघुकुल का स्वामी है जो, अर्थात राम। तो इन दोनों पदों से एक तीसरे पद का बोध हो रहा है, और वो है राम, यानी श्री राम। ठीक है, तो यह जो पद है, यह जो समस्त पद है या सामासिक पद है, वो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए इसको हम बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहेंगे। कर्मधारय हो नहीं सकता, क्योंकि एक विशेषण और एक विशेष्य या उपमेय और उपमान का संबंध नहीं है। यहां द्वंद्व समास मतलब, द्वंद्व समास का मतलब ऐसे सामासिक पद जो मतलब कि किसी के ऊपर आश्रित ना हो, यानी दोनों में से किसी की भी प्रधानता ना हो, बल्कि दोनों प्रधान हो। ठीक है, बीच में अधिकांशतः योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, वहां पर जो है द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, पहला पद। तो ये तीनों तो है ही नहीं, बहुव्रीहि समास है। अनुचित में समास है। अनुचित शब्द पर गौर करिए। अन जो है, अ अन अधि अनु अपि अब अव अप परा परि वि सु सम, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो अन और में क्या लग गया? उचित। तो क्या हो गया? ये उ न पे लग गया, न में स्वर नहीं है, तो अनुचित हो गया। अन क्या है? उपसर्ग है। अन क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, और अब देख लीजिए, अन के रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो या तो कोई उपसर्ग हो या तो अव्यय हो, अविकारी शब्द हो, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अनुचित में क्या है? अन उपसर्ग लगा है। ऐसा समास जिसका पूर्व पद या तो अव्यय हो, अविकारी शब्द हो, या कोई उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहां तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर विभक्तियों का, कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास है नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। दोनों पद ऐसे नहीं है कि किसी पर निर्भर हो या दोनों पद की प्रधानता, यहां पर प्रधानता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहां बल्कि उपसर्ग यानी पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय होने की बात कही जा रही है। द्वंद्व समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, तो द्वंद्व समास तो होने का सवाल ही नहीं। अव्ययी भाव समास से आगे देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी।
पंक्ति में अलंकार है। पहले इस पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए। रटने के लिए भले ही आपने जिंदगी भर रट डाला हो इस पंक्ति को, अलग बात है। बहुत सारे मेरे भाई बंधु, मेरी बच्चियां हो सकता है इसको पहले से याद की हूं, अलग बात है। लेकिन जो नहीं याद किए हैं एटलीस्ट वे बेचारे तो समझे। अंबर पनघट में डुबो रही तारा, तारा घट उषा नागिनी। अब गौर करिए, पहली बात, इसमें कुछ शब्द आए जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम होंगे। पनघट आप क्या अर्थ समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझा देता हूं। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, लोग नहीं जानते हो जान लें। पन से मतलब है पानी और घट का मतलब है घाट। वह घाट, वह किसी नदी या किसी तालाब, किसी झील, ठीक है, का किनारा जहां पर पानी भरा जाता हो, यानी किसी बर्तन में या किसी मटके में, किसी कलश में, उसको कहा जाता है पनघट। वह स्थान जहां पर पानी भरने का काम किया जाता है वह पनघट हो गया। अब देखिए यहां अंबर को पनघट बोला गया है। अंबर पनघट के जैसा नहीं है, बल्कि अंबर को ही पनघट बोल दिया गया। तो उपमेय क्या है? उपमेय क्या है? अंबर, जिसकी उपमा दी जा रही है। और उपमान क्या है? पनघट, ठीक है, पनघट से उसकी तुलना की जा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस अंबर को पनघट के जैसा ना बोल करके बल्कि कहा जा रहा है कि अंबर ही पनघट है, ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही, ठीक है। अब गौर करिए, जरा कल्पना करिए, कवि ने कितना अच्छा चित्र उभारा है कि अंबर यानी आसमान जो है वो क्या है? पनघट है, ठीक है, और उसमें डुबो रही है तारा घट। तारा घट का मतलब है, अंबर का मतलब है आसमान, अंबर मतलब आसमान। आसमान में तारे जो दिखाई देते हैं उन तारों को क्या बोला गया है? घट, यानी घड़ा, घड़ा, मटका, ठीक है। यानी अंबर जैसे पनघट में तारा जैसे घड़े को डुबो रही है कौन? उषा नागरी। उषा का मतलब होता है सुबह का समय, अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उस समय को उषा कहते हैं। और नागरी का मतलब है होशियार स्त्री या चतुर स्त्री, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उषा रूपी नागिरी यानी होशियार स्त्री ने अपने तारा रूपी घड़ों को, तारा रूपी यानी तारों से भरे हुए घड़े को अंबर पनघट में यानी आसमान रूपी पनघट में डुबा रही है। सोचिए यहां पर प्रकृति का कितना सुंदर चित्र है। तो पनघट आप समझ गए होंगे, आपने गाना भी सुना होगा कि आज पनघट पे श्याम मोहे छेड़ गयो रे, मोरी पतली कलैया मरोड़ गयो रे, आज पनघट पे श्याम मोहे छेड़ गयो रे। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागिरी। अब गौर करिए यहां अंबर और पनघट में तुलना ना, इसको मतलब इसकी उपमा नहीं दी गई है अंबर की, बल्कि अंबर और पनघट में इतनी समानता बता दी गई है कि उपमेय में उपमान का, उपमेय पर उपमान का आरोप स्थापित कर दिया गया है। यानी पनघट इतना बढ़िया कर दिया गया है कि वो अंबर के ऊपर छा गया है। तो जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जहां उसकी कंपैरिजन की जाए, जहां उसके समान किसी को बताया जाए, उपमा दी जाए, तुलना की जाए, वहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा, जहां पर संभावना जताई जाए, अगर कहा जाता कि अंबर मानव अंबर सा पनघट, तब हो सकता है कि उत्प्रेक्षा हो जाता। उपमेय उपमा भी नहीं है तो रूपक है। तुलसीकृत में कौन सा समास है? अब गौर करिए, तुलसीकृत, यहां जो शब्द है तुलसीकृत, गौर करिए इसका, जब हम यहां पर तुलसी की के ऊपर महत्व नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कृत मतलब उनके द्वारा किया गया, उस बात पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो जब दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास होता है, और विग्रह करने पर क्या आएगा? तुलसी के द्वारा कृत, यानी रचा गया, तुलसी के द्वारा रचा गया, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। तो के द्वारा क्या होता है? कर्ण कारक की विभक्ति होती है, तो यह कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब यहां पर तत्पुरुष के प्रकार नहीं लिखे गए हैं तो आप तत्पुरुष पर टिक मार्क कर देंगे, लेकिन यह कर्ण तत्पुरुष होगा क्योंकि कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह इसमें आ रही है। आगे आ जाइए, मैं खाना खा चुका हूं, वाक्य में काल होगा। गौर करिए, मैं खाना खा चुका हूं। अब यहां जो खा चुका हूं क्रिया प्रयोग की गई है, इससे लग रहा है कि खाना खाने की क्रिया हो चुकी है, चाहे भले ही वो थोड़ी देर पहले हुई हो। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो काम तो हो गया, जो चीज हो जाती है वो भूत हो गई, बीत गई।
तो उसे हम भूतकाल तो कहेंगे, लेकिन कौन सा भूतकाल? क्या उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे? क्या वह क्रिया सामान्य तौर पर भूतकाल में समाप्त हो रही है? नहीं। क्या वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है बहुत पहले? तब यह भी बात नहीं यहां कहा जाता अगर कि मैं खाना खा चुका था, तब लगता है कि बात बहुत पहले हो गई है, तो वो पूर्ण भूतकाल होता। यहां ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि शायद मैं खाना खा चुका होऊंगा, ऐसी भी बात नहीं है, संदिग्धता नहीं बताई जा रही है। यहां आसन्न भूत, जब काम थोड़ी देर पहले हुआ हो, जिस क्रिया को पढ़ करके ऐसा लगे कि काम थोड़ी देर पहले हुआ है, उसको आसन्न भूतकाल कहेंगे। तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ये सब भूतकाल के प्रकार हैं। आगे आ जाएगा। 9वां, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए, गया, गया क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो ये कारक तो है नहीं। मैंने आपको कारक वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कारक हमेशा कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा। इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द कितने हैं? वह सर्वनाम है और घर जो है संज्ञा है। बाहर शब्द संज्ञा और सर्वनाम तो है नहीं। बाहर तो एक स्थान शो कर रहा है, वो क्रिया विशेषण हो गया, बाहर गया। ठीक है। अब गौर करिए, वह तो जाने का काम कर रहा है, ये तो कर्ता हो गया। अब कहां से अलग हो रहा है? वह घर से। ठीक है। तो जब ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जहां से किसी चीज का दूर होना पाया जाता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति भी से होती है और अपादान कारक की विभक्ति से होती है, लेकिन अगर किसी चीज के माध्यम से या किसी चीज के जरिए, किसी चीज की मदद से कार्य किया जाता है, वहां जब से लगता है तो उसके पहले वाला शब्द करण कारक होता है। लेकिन जब से जहां लगा हो और उसके पहले वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द से कोई चीज का अलग होना पाया जाता है, तो उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हम अपादान कारक कहते हैं। आगे देख लीजिए, भी शब्द है। भी क्या है? भी शब्द निपात है। अब आप कहेंगे निपात कौन सी बला है? निपात वे शब्द होते हैं जो किसी भी कहीं किसी वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं भी विद्यालय जाऊंगा, इसका मतलब है कि कुछ लोग जा रहे हैं और मैं अपने ऊपर जोर देकर के कह रहा हूं कि मैं भी विद्यालय जाऊंगा। ठीक है। राम ही यह कार्य करेगा, तो ही लगाया जाए, भी लगाया जाए, तो ऐसे समय पर ये जो शब्द होते हैं वो बलाघात के लिए, बल प्रयोग करने के लिए या किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको हम निपात कहते हैं। ठीक है। यह भी एक तरह के अव्यय होते हैं। अब आगे के प्रश्नों को, तो 11वें प्रश्न को देखेंगे। 11वां प्रश्न है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। ऊष्म महाप्राण कहा जा रहा है। तो पहली बात, हमें ऐसे वर्ण को पहचानना है जो ऊष्म है। ऊष्म व्यंजन ख नहीं है, च भी ऊष्म नहीं है, ट भी ऊष्म नहीं है। इसमें ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं कि श, श, स और ह, ये चार ही ऊष्म कहलाते हैं। तो ये श जो है, जिसको हम मूर्धन्य श कहते हैं, इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये चेक करना है कि क्या ये महाप्राण भी है। महाप्राण में आप जानते हैं कि जिसको बोलते समय ज्यादा प्राणवायु निकाली जाती है, तो श जो है, ये सारे ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। तो श भी महाप्राण होगा। इस तरह से डी विकल्प सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 12वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो लिपि तो सारे ध्वनियों को बोलने के लिए जो निशान बनाए गए हैं किसी भी भाषा के लिए, उनको लिपि कहा जाता है। तो सारे निशान भाषा की सबसे छोटी इकाई तो नहीं हो सकते एक साथ सारे के सारे, कोई एक ही होगा। तो कोई एक का मतलब वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी, सूक्ष्मतम, जिसको हम कहते हैं, इकाई है। शब्द तो ध्वनियों को मिलाकर के बनाए जाते हैं। वाक्य जो है कई शब्दों को मिला के बनाया जाता है, तो वाक्य और शब्द तो हो ही नहीं सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तालव्य व्यंजन है। अब गौर करिए, ट वर्ण जो है, ट ठ ड ढ अण, ये तो मूर्धा से बोला जाता है, तो ये मूर्धन्य वर्ण है। त थ द ध न, ये दंत है। प फ ब भ म, मैंने बताया था कि ये इनका उच्चारण ओठ से होता है। च छ ज झ, च वर्ग जो है वो तालव्य है, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ का मतलब जिसको ओठ से नहीं बोला जाता। उ और ऊ को ओष्ठ से बोला जाता है। वह भी कहीं ना कहीं ओठ की मदद ली जाती है, तो ये भी ओष्ठ हो सकता है। लेकिन आ जो है ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है। तो आ कंठ वर्ण है, ओष्ठ नहीं है। आगे आ जाइए 15वां, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह
कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह। अल्प प्राण में याद रखिए व्यंजनों में 135 नंबर जो होता है वो अल्प प्राण होता है, मतलब हर एक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। अब गौर करिए, पहला, तीसरा और पांचवा किसमें आ रहा है? इसमें भाई क के बाद ख आ गया, यानी पहला दूसरा आ गया, ये गड़बड़ हो गया। त थ द ध न, यहाँ त के बाद थ आ गया, पहले के बाद दूसरा आ गया, हमें पहले के बाद तीसरा चाहिए। यहाँ देखिए ट ठ, ट के बाद ठ, यानी पहले के बाद ठीक दूसरा आ गया। यहाँ देखिए च के बाद छ नहीं आया है, ज आया है, यानी पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा नहीं आया है, झ नहीं आया, इ आया है पांचवा। तो 1, 3 और 5 का क्रम यहां मिल रहा है, तो बी विकल्प सही होगा। व्याकुल शब्द में संधि होगी। व्याकुल शब्द में देखिए क्या लिखा है, वी जमा आकुल से मिलकर के व्याकुल बना है। अब यहां व पे हर्ष ई लगी है और यहां आ है। ई के बाद जब आ आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? य हो जाता है। आ है तो आ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, व के अंदर से ई निकल गई, ई की जगह या आ गया तो वह आधा हो गया, और ई की जगह य आया और ये आ मिल गया तो व्या हो गया और कुल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी संधि होगी? ये यण संधि होगी। यण संधि में ये नियम होता है, दीर्घ संधि में नियम नहीं होता। यहाँ व्यंजन की बात नहीं की जा रही है क्योंकि दोनों तरफ स्वर आ रहा है, तो व्यंजन संधि हो नहीं सकती। अयादि संधि का नियम है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो यहाँ ए ऐ ओ औ न आकर के बल्कि ई आ रहा है, वो यण संधि का नियम है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद होगा। नाविक शब्द नौ जमा इक से मिलकर के बना है नाविक, ये ए विकल्प सही होगा। अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग है अध्यादेश, ठीक है। आदेश में अधि लग गया, हो गया अध्यादेश, ठीक है। अब यहां भी वही यण संधि का नियम से जुड़ा है। अधि, ध पे हर्ष ई की मात्रा है, यहां आ है, ई के बाद आ आया, ठीक है। अब ये ई हट गई तो बचा क्या, आधा ध बचा, और इस ई की जगह क्या आ गया, य आ गया, आधा य, लेकिन ये आ मिल गया तो या हो गया, अध्या और देश इधर मिल गया, अध्यादेश, ठीक है। अधि उपसर्ग मिला हुआ है इसमें, ठीक है। अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अधि, और कैसे अध्यादेश, यह कहां से आया वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे आ जाइए, गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? गुलाबी में बी नहीं है भाई, क्योंकि गुलाब मूल शब्द है, गुलाब एक फूल का नाम है। अब उसमें देखिए लाबी तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाबी निकाल देंगे तो खाली गु बचेगा, गलत हो जाएगा। गुल निकाल देंगे तो आ भी बचेगा, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं होगी, आ भी कोई प्रत्यय नहीं बना सकते हम। तो यहाँ ई जो है वो प्रत्यय है, क्योंकि गुलाब में ई लगने से गुलाबी बना है। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। 20वां है बौद्धिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है बुद्धि, बुद्धि में इक लगा है, हो गया है बौद्धिक। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का ये प्रैक्टिस पेपर सेट आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को दूसरों तक। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत